Welcome dear student in my chemistry classes. Today I discuss about classification of organic compound. Organic compound के बारे में आज हम बताना चाहते हैं। केमिस्ट्री का सबसे विशिष्ट सेगमेंट है और मैक्सिमम सारे कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्लियर कॉन्सेप्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम श्योर अगर पूरी वीडियो में बने रहते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताऊंगा, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इजी वे में तैयार करने का तरीका बताऊंगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की टोटल एबीसी आपको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्बन एटम है क्या या ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, इसके बारे में जाने। तो सबसे पहले हम कार्बन एटम के बारे में बताएंगे कि कार्बन परमाणु क्या है। तो कार्बन परमाणु कार्बन परिवार का पहला सदस्य है। इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन के तहत इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जैसे कि पिछली कक्षाओं में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय हम कार्बन को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2, यानी के कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यानी भीतरी कोश पूरी तरह से भरा हुआ, बाहरी कोश में नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन है। ये नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इसकी 4 वैलेंसी को शो करते हैं, यानी ये टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब ये 4 संयोजकता प्रकट करता है। ठीक, तो मैंने इसी क्रम में इस चीज को लिखा है। तो सबसे पहले बात आती है कार्बन एटम की, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होने के कारण ये 4 संयोजकता प्रकट करता है। इसकी चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड अथवा डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड के रूप में रह सकती है। अर्थात जैसे कार्बन है तो कार्बन की चारों संयोजकताएं इस प्रकार से व्यवस्थित हो सकती हैं, या ये किसी अन्य एटम से जब जुड़ेगा तो वो डबल बॉन्ड के रूप में भी जुड़ सकता है अथवा ट्रिपल बॉन्ड के रूप में भी जुड़ सकता है। जैसे इन केस ऑफ मेथेन CH4 में इसकी लिंकिंग कैपेसिटी क्या है? सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोसाइनाइड HCN में H, CN में HC, ट्रिपल बॉन्ड N। इन दिस वे हम देखते हैं कि कार्बन के बारे में मैंने बताया कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 संयोजकताएं होती हैं। चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड के रूप में रह सकती हैं। मैंने बताया कि इन केस ऑफ मेथेन में मैंने बताया कि इनकी चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड के रूप में 4 डिफरेंट H एटम से जुड़ी होती हैं। लेकिन इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड में इनकी संयोजकता इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि कार्बन की 2 संयोजकता एक ऑक्सीजन से और 2 संयोजकता एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ी होती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन साइनाइड में मैंने बताया कि कार्बन की 3 संयोजकता N से, नाइट्रोजन से, और एक संयोजकता S से जुड़ी होती है। यही इसकी लिंकिंग कैपेसिटी है। लिंकिंग कैपेसिटी इसकी इतनी अच्छी होती है कि ये आसानी से किसी से भी, वो चाहे कार्बन एटम हो या नॉन कार्बन एटम हो, किसी से भी आराम से क्रिया करके ये डिफरेंट यौगिक या डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो अब बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कंपाउंड विच इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य अवयव या मुख्य तत्व के रूप में उपस्थित होता है, ऐसे यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं या कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वेश्चन आता है, अक्सर देखा जाए तमाम परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है। यूरिया की खोज और यूरिया के संश्लेषण में
तमाम भिन्नताएं आती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि यूरिया की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउट ने 1773 में सबसे पहले यूरिया की खोज की थी, जबकि प्रयोगशाला में वॉलर नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम बनाया था। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि खोज किसने की, तो उसमें आप इन 1773 बता दीजिएगा फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउट ने। और अगर बात आती है उसके संश्लेषण की कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम इसका संश्लेषण किया, तो वॉलर नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम यूरिया को प्रयोगशाला में प्राप्त किया। तो यूरिया ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अब अरेंजमेंट ऑफ बैलेंसेस इन फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल के रूप में, समचतुष्फलक के रूप में कार्बन की संयोजकताओं का व्यवस्थीकरण या अरेंजमेंट, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि कार्बन की चारों संयोजकताएं, जितनी संयोजकता होती है वो सब लीवेल एंड बांट-हाफ के अनुसार इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि कार्बन केंद्रीय परमाणु के रूप में उपस्थित होता है और इनकी चारों संयोजकताएं इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, डिफरेंट प्लेन पर व्यवस्थित होती हैं, जिसके कारण इनकी संरचना देखने में टेट्राहेड्रल होती है या समचतुष्फलकी होती है। जैसे इन केस ऑफ मेथेन के केस में, मेथेन CH4, इन्होंने कहा कि अगर हम इसका जो है स्ट्रक्चर देखते हैं तो पाते क्या है कि सेंट्रल एटम कार्बन बीच में उपस्थित होता है, इसकी चारों संयोजकताएं इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि चारों हाइड्रोजन एटम इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि चारों संयोजकताओं के बीच बनने वाला कोण, चारों संयोजकताओं के बीच बनने वाला कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अगर हम इसको मिला देते हैं तो हमको कार्बन एटम की संरचना कैसी प्राप्त होती है मेथेन में, समचतुष्फलकी। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन अब यहां से स्टार्ट होता है। लिंकिंग कैपेसिटी के आधार पर मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के यौगिक बनाते हैं, एक खुली श्रृंखला यौगिक और एक बंद श्रृंखला यौगिक। होता क्या है कि कार्बन एटम से जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना लेते हैं और श्रृंखला यौगिक बनाना इनका विशिष्ट गुण होता है, क्योंकि ये टेट्रा बैलेंसी शो करते हैं। अब यहां पर मैंने बताया कि कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं, श्रृंखलाओं के आधार पर या लिंकिंग कैपेसिटी के आधार पर दो तरह के, एक ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड, दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड या बंद श्रृंखला यौगिक। तो खुली श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वशीय अम्ल की यौगिक होते हैं। इसमें होता क्या है कि कार्बन एटम परस्पर जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं और इसमें हमेशा नियर एंड यानी निकटवर्ती सिरा बॉन्ड का या कार्बन का और फार एंड यानी दूरस्थ सिरा, दोनों एक दूसरे से पृथक होते हैं, जिसके कारण एक लंबी श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। इन्हें ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर CH4 मीथेन, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, ये सब जो है ओपन श्रृंखला यौगिक के उदाहरण हैं। फिर बात आती है क्लोज चेन कंपाउंड की। क्लोज चेन कंपाउंड या बंद श्रृंखला यौगिक, इनको बंद श्रृंखला यौगिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नियर एंड यानी समीपस्थ सिरा और फार एंड दूरस्थ सिरा दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन वो आपस में जुड़ करके रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, छल्ले जैसी संरचना का, वलय जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड को फर्दर दो भागों में बांटा जाता है, एक है कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक।
होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब श्रृंखला के भीतर यानी पूरी की पूरी रिंग केवल कार्बन परमाणु से बना होगा मिलकर के, तब उसे कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कहते हैं। होमो मीन्स होता है सम, तो इसको समचक्री भी कहते हैं। ठीक। दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक को, हेटेरो मीन्स होता है विषम, साइक्लिक मीन्स होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और कंपाउंड का मतलब यौगिक। यानी इस यौगिक में कार्बन श्रृंखला के बीच में नॉन कार्बन एटम आ जाता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब आ जाने के कारण इनकी कार्बन की श्रृंखला जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। डिसकंटिन्यू हो जाने के कारण ये रिंग जो होता है कट जाता है, परंतु संरचना रिंग लाइक ही होगा, लेकिन कार्बन एटम के किसी एक कार्बन एटम के बीच में की स्थान पर कोई अन्य नॉन कार्बन एटम आ जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं कार्बोसाइक्लिक का होमोसाइक्लिक का उदाहरण लेंगे। इसको फिर फर्दर मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एरोमा शब्द से मिलकर बना हुआ है एरोमेटिक। एरोमा मतलब होता है स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल का मतलब होता है अच्छी सुगंध वाला। तो ये सब कंपाउंड जो हैं ये एक विशेष गंध के कारण पहचाने जाते हैं, इनको सबसे अलग रखा जाता है क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। दूसरी चीज क्या है, ये हमेशा 6 कार्बन के होते हैं और 6 कार्बन के रिंग में हमेशा अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाया जाता है। बेंजीन तथा बेंजीन व्युत्पन्न, बेंजीन तथा बेंजीन व्युत्पन्न यानी जितने डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजीन के, जैसे फिनॉल, टॉलुइन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये सब किसके उदाहरण हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन, सबके साथ एक एक H लग गया। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड हो गया, यानी ये बेंजीन है। अगर इसी बेंजीन का कोई डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, जैसे एक ये हटा करके यहां से मैंने क्या कर दिया, यहां पे OH लगा दिया, तब ये फिनॉल हो गया। है तो बेंजीन, यानी इनकी मदर रिंग क्या है, बेंजीन है, परंतु फंक्शनल ग्रुप हटने के कारण क्या हो गया, ये फिनॉल हो गया। तो फिनॉल, बेंजीन, टॉलुइन, नाइट्रोबेंजीन, ये सब क्या है, ये किसके उदाहरण है, एरोमेटिक कंपाउंड के। तो एरोमेटिक कंपाउंड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स विशेष गंध वाले होते हैं। ये 6 कार्बन के रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाया जाता है और बेंजीन या इनको बेंजीनॉइड फैमिली भी कहते हैं। दूसरी चीज, ये हकल रूल का पालन करते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको ठीक हकल रूल बताऊंगा कि हकल रूल क्या है, 4n+2 क्या होता है, ये किस तरह से हकल रूल का पालन करते हैं बेंजीन कंपाउंड। इस रूल को पालन करने के कारण इस गुण को जो है एरोमेटिसिटी कहते हैं, तो उस चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बात आती है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन 3 से स्टार्ट होकर के, यानी इसमें 3 कार्बन का, जैसे मैंने आपको बता दिया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, यानी 3 कार्बन से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किस भी कार्बन का रिंग हो सकता है, परंतु 6 कार्बन वाला भी साइक्लोहेक्सेन वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, बशर्ते उसमें अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड ना हो। जैसे अगर हम ले लेते हैं सपोज दैट ये 6 कार्बन का अगर हम इसको लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखने में तो बेंजीन लाइक है, परंतु अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड ना पाए जाने के कारण ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। और अगर इसी में अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड।
ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड के उदाहरण हैं। अब बात आती है हेट्रोसाइक्लिक की। मैंने बताया हेट्रोसाइक्लिक कुछ भी हो सकते हैं, वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं और एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक बेंजीन रिंग ले लिया, इसमें कार्बन की जगह पर हमने नाइट्रोजन लगा दिया। जब नाइट्रोजन लगा देंगे तो उस दशा में क्या हो जाएगा, ये पिरिडीन कहलाएगा और ये एक विषम चक्रीय कंपाउंड कहलाएगा। क्यों विषम चक्रीय कंपाउंड कहलाएगा? ये विषम चक्रीय कंपाउंड इसलिए कहलाएगा क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक इसलिए कहलाएगा क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग में कार्बन एटम, एक कार्बन एटम की जगह पर नॉन ऑर्गेनिक कोई वो एटम आ गया, कोई अकार्बनिक परमाणु आ गया, जैसे नाइट्रोजन आ गया, तो जिसके कारण ये क्या हो जाता है, अब एरोमेटिक भी नहीं रह जाता और दूसरी चीज ये विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण हो जाता है। इसी तरह से फ्यूरॉन, ये फ्यूरॉन है, यहां पर एक कार्बन की जगह पर ऑक्सीजन आ जाता है। इसी तरह थायोल है, यहां पर जब सल्फर आ जाएगा तो थायोल हो जाएगा। ये सब हेट्रोसाइक्लिक के उदाहरण